हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड है। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाई, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सी का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहले आइडिया किसने दिया था? एम एन रॉय ने, मोतीलाल नेहरू ने, स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने या फिर मुस्लिम लीग ने? तो इसका सही आंसर होगा एम एन रॉय ने। हमें पता, अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो एम एन रॉय ने दिया था 1934 में। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लोग लिख लो, 1934 में सबसे पहले देते हैं। एम एन रॉय कौन थे? ये कम्युनिस्ट लीडर थे जो कि इंडिया में थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये इस्टेब्लिश करेंगे, वो अलग चीज़ है, वो एम एन रॉय की हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। मोतीलाल नेहरू जी जो होते हैं सबसे पहले 1928 में नेहरू रिपोर्ट देते हैं। क्यों? लॉर्ड ब्रिकन हेड होता है अंग्रेज, वो क्या करता है हिंदुस्तानियों के लिए कुछ कानून बनाता, वो हिंदुस्तानी हम लोग होते वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो ब्रिकन हेड इंडियन को चैलेंज कर देता कि आप लोग जो है साइमन कमीशन के रूप में, आप लोग जो है वो खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हो, हम लोग जो कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ऐसा ही है, तो आप लोग खुद के लिए अपना एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ जिसमें सारे लोगों के लिए प्रोविजन हो। तो मोतीलाल नेहरू जी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते और नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं। नेहरू रिपोर्ट जो होती है वो सबसे पहले फंडामेंटल राइट की बात करती है और डोमिनियन स्टेटस की बात करती है। डोमिनियन स्टेटस की बात करती है, जो कि हम लोग डोमिनियन स्टेटस को रिजेक्ट कर देते हैं बाद में, वो अलग चीज़ है, वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। फिर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो होते हैं वो 1942 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इस डिमांड को रिजेक्ट कौन कर देता है? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग तो होगा ही नहीं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि द बिगेस्ट सोर्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बिगेस्ट सोर्स क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? तो हमें पता है सबसे इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसका आंसर, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द प्रोविजन जो है वो इसी से लिए हैं। फॉर एग्जांपल हमारा फेडरल फीचर हो या फिर क्या कहते हैं जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वाला ही फीचर हमने कहाँ से लिया है? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। अच्छा, ये आपको याद रखना है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये जो होता है ये माउंटबेटन लाता है, जिसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि अंग्रेज़ों ने जो हिंदुस्तानियों के लिए कानून बनाया, अगर हिंदुस्तानी चाहें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थ्रू तो उसको मानते रहें, अगर नहीं चाहें तो उस कानून को रिजेक्ट कर दें, ऐसी उनकी मर्जी रहेगी। तो पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान की अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई थी, तो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान चले गए थे। और तीसरी बात इसमें जो इंपॉर्टेंट कही गई थी वो ये कही गई थी कि, और जो तीसरा पॉइंट होता है वो तीसरा पॉइंट ये होता है कि अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो दो काम करेगी। एक तो ये काम करेगी कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और दूसरा काम वो ये करेगी कि वही जो है वो पार्लियामेंट का काम करेगी, मतलब लेजिस्लेटिव वर्क भी और कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क भी। तो फिर कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी का कौन हेड हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। और लेजिस्लेटिव बॉडी का कौन हो जाएगा हेड? जीवी मावलंकर। ये मैं सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज सेटअप अकॉर्डिंग टू प्रपोजल ऑफ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसके प्रपोजल सेटअप हुई थी? मैंने बताया था कैबिनेट मिशन के प्रपोजल से हुई थी। क्रिप्स मिशन कुछ बताती है लेकिन मुस्लिम लीग मना कर देती। मुस्लिम लीग कहती है कि नहीं भैया, इंडिया के लिए अलग चाहिए, पाकिस्तान के लिए अलग चाहिए। बाद में क्रिप्स मिशन को वो रिजेक्ट कर देती है मुस्लिम लीग। क्रिप्स मिशन के बाद तो फिर कैबिनेट मिशन आती। कैबिनेट मिशन कहती ठीक है भैया दोनों लोग चल जाओ। वो तो क्रिप्स कैबिनेट मिशन बोल देती है कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान का अलग अलग नहीं होगा, इनके लिए एक ही होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बॉडी। तो कैबिनेट मिशन जो होती है वो सबसे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्लान को प्रपोजल दे देती। माउंट बेटन प्लान में आपको बता चुका हूँ, राजगोपालाचारी जो है ये प्लान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से प्लान रिलेटेड नहीं है, इसका राजगोपालाचारी का अलग फॉर्मूला था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज अपॉइंटेड बाई इंग्लिश, ऑप्शन ए, या फिर नॉमिनेटेड, मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे ये अंग्रेजों द्वारा अपॉइंट किए जाते, या फिर प्रोविजनल असेंबली द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा नॉमिनेट किए जाते, या फिर पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड थे, या फिर इलेक्टेड बाई यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज। तो इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन बी। मैं आपको यही बता चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे वो पार्टली इलेक्टेड थे, पार्टली नॉमिनेटेड थे। इसमें यूनिवर्सल एडेड, इसमें कुछ याद रखने वाली बात ये है कि जो मेंबर इलेक्ट होते थे वो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज से इलेक्ट नहीं होते थे, यानी कि सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें मेंबर कितने थे? तो इसमें मेंबर जो थे टोटल वो थे 389 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। बाद में जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हो गया, तो इसमें मेंबर बचे थे हमारे 299। वैसे आपको ये नहीं याद रखना, बस ये याद रखना कि पहले मेंबर थे 389, बाद में बचे थे 299। फिर कितने नॉमिनेट थे कितने इलेक्टेड थे अपने काम की चीज़ नहीं, बस ये याद रखना कि यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज था नहीं, और पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर थे। अगली चीज़ आपको ये याद रखनी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हेड कौन थे? तो अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हेड की बात करी जाए तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रोविजनल हेड कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि टेम्परेरी हेड। और फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में दो मेंबर नहीं थे, एक गांधी जी और एक जिन्ना, इसके मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। अगली चीज़ क्या है क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो सच्चिदानंद सिन्हा प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, एच.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, बी.आर. अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और के.एम. मुंशी जो थे वो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो हम सबको पता है कि इसका सही आंसर होगा ए। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो प्रेसिडेंट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, बल्कि वो जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, सॉरी वो प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, मतलब टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो उसके ओरिजिनल प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। एस.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ये सही है। बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ये भी बात सही है। और इसमें आपको एक स्टार मार्क के लिए लिख के लिखना है बात कि ड्राफ्ट यूनियन कमेटी के कौन चेयरमैन थे? तो ड्राफ्ट यूनियन कमेटी के जो चेयरमैन थे, इसमें बहक मत जाना, ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ड्राफ्ट यूनियन कमेटी या फिर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे बी.आर. अम्बेडकर, और के.एम. मुंशी जो थे वो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल मेंबर कितने थे? 7 थे, बाद में 3 को रिप्लेस किया गया था। तो इस सच्चिदानंद सिन्हा प्रेसिडेंट नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर कौन थे। हिंदी में किसने कैलीग्राफी करी थी? नंदलाल बोस थे कि कौन थे? अगला हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टार्ट फंक्शनिंग ऑन दिसंबर 1946। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि कौन सा सही है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा जवाहरलाल नेहरू वाज चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखो यार, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपना काम दिसंबर 1946 को शुरू किया था, बिल्कुल सही बात है। अगर प्रिसाइज और हुआ जाए तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग लगी थी। कॉन्स्टिट्यूंट हमारा कितने दिन में बन के बना था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। कॉन्स्टिट्यूशन के कितने फीचर होते हैं मैं सारे बता चुका हूँ आपको। उसके जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो हमें पता है ये बिल्कुल गलत जवाब है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो चेयरमैन नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ये बात जो है ये हमारी प्रेम्बल में लिखी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट हुआ है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन फोर्स में कब आया है? तो ये फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, ऑप्शन 3, 1 एंड 3। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ट्रिपल एस का मतलब सोशलिस्ट, सोवन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। दूसरा ऑप्शन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा है फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, और ऑप्शन डी है हमारा डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा डी, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं। देखिए ट्रिपल एस डी आर यानी कि सोवन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें जो है हमारे प्रेम्बल में लिखी है, ये सारी बातें सही हैं, जो कि हमारे प्रेम्बल क्या है, ये हमारे प्रेम्बल का नेचर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इंडियन गवर्नमेंट का मॉडल कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट या फिर वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसी कैबिनेट का कॉन्सेप्ट इंडिया में है? नहीं है। इंडिया का फिर हमारा बोल रहा है कि फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, ये बिल्कुल सही बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन फॉर्म में यूनिटरी इन स्पिरिट है। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर दोनों पाए जाते हैं। इंडियन फेडरल कैसा है? क्वासी फेडरल नेचर का है, जो कि किसने बोला था? केसी वियर ने बोला था। इंडियन फीचर यूनिटरी नेचर का, ये किसने बोला था? पीके त्रिपाठी ने बोला था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या कहती है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फेडरल नेचर का है। अब ये डिबेट क्यों है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर? क्योंकि इसलिए डिबेट है क्योंकि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल बोला जाता है। तो अगर कोई दुनिया का और कॉन्स्टिट्यूशन उसके जैसा नहीं लगता है तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते पॉलिटिकल साइंटिस्ट। लेकिन हमारा क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत, बाबा साहब भी ये बोलते थे, बी.आर. अम्बेडकर की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल नेचर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये प्रोविजन है कि मैरिज का प्रोविजन है लेकिन डिवोर्स का प्रोविजन नहीं है। फेडरल क्या होता है? फेडरल में ये होता है रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन इंडिया के केस में ऐसा कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो कि आर्टिकल 1 में हमारा मेंशन है। इंडिया डेट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, जिसमें फेडरल फीचर भी है। इसमें कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट हमारा स्टेट और सेंटर के बीच में नहीं है। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अगर आपको लगे जल्दी हो रहा है तो मैंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लेक्चर में बाकायदा सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। ये वीडियो केवल और केवल प्रैक्टिस के पर्पज से बनाई गई, इसलिए इसमें सारी चीज़ें फास्ट हो रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इंक्लूडेड? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं जुड़ी है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, या फिर लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड एक्सप्रेशन, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, या फिर राइट ऑफ वर्क। तो इसका सही आंसर होगा राइट ऑफ वर्क। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जस्टिस है वो 3 तरह की बात करेगी जस्टिस की, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल जस्टिस कौन से? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, पॉलिटिकल जस्टिस आर्टिकल 326, राइट टू वोट, और इकोनॉमिक जस्टिस आर्टिकल 39B एंड 39C, जो कि किसकी बात करता है हमारा? इट प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। लिबर्टी की बात करोगे तो 5 तरह की लिबर्टी हैं, ये आपका यूपीएससी का प्रीवियस ईयर भी रह चुका है। थॉट का, बिलीफ का, फेथ का, एक्सप्रेशन का, वर्शिप का।
एक दो तीन चार पाँच, पांच तरह की वर्शिप और स्टेटस हमारे दो, इक्वालिटी दो तरह की है, एक स्टेटस की और एक अपॉर्चुनिटी की। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि प्रियम्बल में सारी बातें लिखी हैं। जस्टिस जो है वो हमने कहाँ से कंसेप्ट लिया है, तो जस्टिस का कंसेप्ट हम लोगों ने लिया है। आप लोग कमेंट करके बताना। आप लोग ये भी कमेंट करके बताओगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है। तो वैसे फंडामेंटल का ड्यूटी का जो कंसेप्ट है वो हम लोगों ने लिया है रशिया से, जस्टिस का कंसेप्ट भी हम लोगों ने रशिया से लिया है, और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट, ये जो ट्रिनिटी है, इस ट्रिनिटी को हमने लिया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगली चीज़ है, ये प्रियम्बल का पार्ट है, प्रियम्बल की मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म, कितने दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। कहीं पर 18 लिखा, कहीं पर 19 लिखा है। अगली वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।